morning all of you and welcome you। आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लास्ट क्लास होगा। आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समाप्त हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग घर पर बैठ के प्रत्येक थ्योरम को पढ़ते होंगे, देखते होंगे, प्रैक्टिस करते होंगे, रिवीजन करते होंगे, याद करते होंगे। इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। भगवान करे कि आप लोग घर पर बैठकर पढ़ते रहे, याद करते रहे, आपका सिलेबस पूरा होते रहे। आज नया टॉपिक है, नया टॉपिक के साथ क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग बोर्ड पर देखिए, समझिए और उसको कॉपी में नोट कीजिए। जहाँ डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके बात को फॉलो किया जाएगा। जहाँ डाउट हो आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होगा, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। Potential energy due to electric dipole in uniform field। हिंदी में बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड को बोलते हैं समरूप क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के कारण समरूप क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के कारण स्थितिज ऊर्जा ये हुआ आज का टॉपिक। पोटेंशियल सेकेंड लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड, हिंदी बोलते हैं समरूप क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के कारण स्थिर ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात करें। तो ये रहा आपका पिक्चर बोर्ड पर, देखिए इसको हेडिंग कीजिए। हेडिंग क्या करना, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड। हेडिंग करने के बाद आप यहाँ पर एक समरूप क्षेत्र का निर्माण करेंगे। ये रहा आपका समरूप क्षेत्र। इस समरूप क्षेत्र में क्या करेंगे हम लोग, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसका नाम हो गया बिंदु बी, इसका नाम हो गया ए। यहाँ पर रखा हुआ है माइनस क्यू, यहाँ पर रखा हुआ प्लस क्यू, और बीच की दूरी क्या हो गई 2a। यहाँ पर लगने वाला बल हो गया आपका QE, और यहाँ पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा
माइनस क्यू, और ये रहा इसका लंबवत दूरी, इसका नाम भी है, इसका नाम हो गया O। ये पिक्चर आप दो जगह बना चुके हैं, एक बनाए याद कीजिए, एक बनाए तो टॉर्क बल आघूर्ण की परिभाषा, तो वहां बल आघूर्ण का व्यंजक याद कीजिए, तभी वहां पिक्चर बनाया गया था। इसमें ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी एक बार हम समझा देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। आप लोग हो सकता है कि भूल गए हो, तो भूलने की जो है आपकी आदत है, तो हम आपको याद दिला देते हैं कि आपको याद आ जाए। माना कि ए भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके बीच की अर्ध दूरी 12 है। डाइपोल को समरूप क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा गया है। तो समरूप क्षेत्र में डाइपोल डाइपोल है, तो इस डाइपोल को हम समरूप क्षेत्र में रखते हैं। तो रखने के दौरान दोनों हाथों के दोनों सिरों पर माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश का बल लगेगा, और बल लगने के कारण क्या होगा, इस पर क्यू बल लगेगा, इस पर भी क्यू बल लगेगा, यहाँ क्यू है, यहाँ भी क्यू है। अंतर क्या है, दोनों का बल का परिमाण समान होगा, लेकिन दिशा क्या दूसरे से विपरीत होगी। अब दिशा विपरीत होने के कारण यह बल इसको ऐसे धकेलेगा, ये इसको ऐसे धकेलेगा, अर्थात उल्टा डायरेक्शन में इसको धकेलेगा। तो यह जो है डाइपोल अपने ही अक्ष पर ऐसे घूर्णन करना शुरू कर देगा। तो घूर्णन करने के दौरान वहां पर कार्य होगा, और वह कार्य उस डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित होती है। उसी पोटेंशियल एनर्जी का व्यंजक आपको ज्ञात करना है कि उस पोटेंशियल एनर्जी जो डाइपोल में संचित होगा उसका व्यंजक क्या होगा। उसका व्यंजक होता है U बराबर P इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये आपको सिद्ध कर देना है, तो सिद्ध करें इसको। तो पिक्चर बना लीजिए और यहां लिखिए माना कि ये भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसकी बीच की अल्प दूरी 2L है। डाइपोल को समरूप क्षेत्र वेक्टर ई में थीटा कोण पर रखा गया है। ठीक है, माना कि ये भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके बीच की दूरी क्या है, 2L है। डाइपोल को समरूप क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा गया है। अतः यानी डाइपोल पर बल U QE कार्यरत है, जो बल आघूर्ण उत्पन्न करता है। ध्यान रखिएगा, अतः डाइपोल में उत्पन्न बल आघूर्ण टॉ बराबर बल आघूर्ण का व्यंजक क्या होता है, याद है? बल आघूर्ण का व्यंजक टॉ बराबर लिखाए थे Pe साइन थीटा। ये आपका बल आघूर्ण, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब इसी को आगे बढ़ते हैं। अब डाइपोल को डी थीटा
घुमाने में किया गया कार्य dw हो तो। और सब क्या हाल चाल सर? तो इसके बाद हम यहाँ आते हैं कार्य dw हो तो dw बराबर क्या हो जाएगा? dw बराबर हो जाएगा, आप जानते हो फॉर्मूला तो F इंटू एस। तो लिखिए अब डाइपोल को डी थीटा घुमाने में किए का dw हो तो F इंटू एस कितना बल लग रहा है? टॉ। तो यहाँ PE इंटू F इंटू एस, PE साइन थीटा इंटू एस कितना है? डी थीटा। तो यहाँ आएगा डी थीटा, PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब ये हो गया PE साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये निकल गया dw। अब हमको निकालना क्या है? तो हमको निकालना है संपूर्ण कार्य। तो लिखेंगे यह निकल गया आंशिक कार्य, dw निकला है, dw बराबर PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। निकालना क्या है? संपूर्ण कार्य। और वही कार्य इस डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित होती है। तो लिखेंगे अतः डाइपोल को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कुल कार्य इंटीग्रेशन ऑफ dw बराबर इंटीग्रेशन ऑफ PE कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, PE साइन थीटा इंटू डी थीटा, यहाँ थीटा 1 से थीटा 2, इंटीग्रेशन ऑफ dw w हो जाएगा, dw बराबर PE cos थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा लिमिट थीटा 1 से लेकर थीटा 2। अब ये हो जाएगा आपका PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 हो जाएगा। अपर लिमिट cos थीटा 2 है तो यहाँ cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। इसीलिए W बराबर PE इंटू cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये हो गया W बराबर, यहाँ देखिए dw बराबर PE इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा, लिमिट हो गया थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक, इंटीग्रेशन ऑफ W बराबर PE इंटू ब्रैकेट साइन थीटा इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा, लिमिट हो गया थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। यहाँ हो गया PE लिमिट हो गया cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, तो माइनस माइनस प्लस, इसको पहले लिख दिया cos थीटा 1 को पहले लिख दिए तो cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस तो पहले हो गया, आई माइनस में है, यह माइनस रहेगा, माइनस cos थीटा 2 बराबर cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। यह निकल गया W। हमको निकालना है एनर्जी। तो यह किया गया कार्य ही डाइपोल में एनर्जी के रूप में संचित होता है। किस रूप में संचित होता है? एनर्जी के रूप में। लिखेंगे यहां पर, यहां से यहां आइए, यदि किया गया कार्य डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में
संचित हो तो यह W क्या आ जाएगा, U हो जाता है। U बराबर क्या आ जाएगा, PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। यह निकल गया आपका। डाइपोल को जब समरूप क्षेत्र में रखे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का व्यंजक U बराबर P इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब आगे बढ़ते हैं, इसका स्पेशल केस देखते हैं। इसका स्पेशल केस हो जाएगा, इस यहाँ पे और लाइन लिखना पड़ेगा, लिखिएगा किताब में दिया है, यहाँ पर आप प्रूफ लिख सकते हो, यहाँ पर आपको प्रूफ हो जाएगा। ये हो गया आपका यहां से लेके यहां तक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड। फिर से बोल देते हैं, आप देख लो। माना कि ए भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके बीच की दूरी 12 है। डाइपोल को समरूप क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा गया है। डाइपोल पर बल युग्म कार्यरत है, क्यू ही कार्यरत है जो बल आघूर्ण उत्पन्न करता है। अतः डाइपोल में उत्पन्न बल आघूर्ण टॉ बराबर पी sin थीटा, इक्वेशन नंबर 1। अतः डाइपोल को डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू हो तो डी डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस। एफ क्या बल है तो कितना बल होगा, पी sin थीटा। अब इस अपने एस कितना है, डी थीटा। अतः डाइपोल को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कुल कार्य इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू बराबर पी इंटू पी कांस्टेंट बाहर निकल गया, sin थीटा इंटीग्रेशन डी थीटा के रिस्पेक्ट में लिमिट हो गया थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू बराबर पी sin थीटा इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा लिमिट थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब पी बराबर माइनस यहाँ cos थीटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस प्लस हो तो cos थीटा 1 पहले हो जाएगा और माइनस cos थीटा 2 बाद में हो जाएगा। यदि यह किया गया कार्य डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो तो U बराबर P इंटू cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब ये रहा आपका एनर्जी के व्यंजक। इसका स्पेशल केस लिखिएगा। स्पेशल केस में लिखिए, यदि डाइपोल को मानक स्थिति इट मीन्स थीटा 1 बराबर 90 डिग्री। किसी डाइपोल का स्टैंडर्ड पोजीशन जो होता है कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो थीटा 1 बराबर 90 डिग्री से थीटा कोण इन थीटा 2 बराबर थीटा घुमाया गया हो तो U बराबर क्या जाएगा, पी ई कॉस थीटा 1 90, कॉस थीटा 1 90 का मान कितना होता है 0। तो ये जो माइनस cos थीटा 1 की जगह पर 90 रखेंगे, यहाँ पर रखो cos थीटा 90 माइनस cos थीटा 2 थीटा, इसीलिए U बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा। ये रहा अदर व्यंजक एनर्जी का जब डाइपोल को समरूप क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा गया हो तो। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से लेके यहां तक छापिए, बैठ के समझिए, देखिए, लिखिए, याद कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए। आगे बढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में आया भी है, इसको लिखिए।
केस, स्पेशल केस देखिएगा, एक नंबर θ1 बराबर 0 डिग्री पर 90 रखिए, θ1 इक्वल टू 90 डिग्री, तो UE बराबर हो जाएगा PE cos 90 के मान 0, तो UE बराबर हो जाएगा cos 90, इसीलिए U बराबर 0। केस नंबर 2, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा U बराबर माइनस PE। ये जो होता है ये मिनिमम कार्य होता है, क्या होता है, मिनिमम कार्य होता है, हैं? अब वही केस नंबर 3, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो यूवी बराबर क्या हो जाएगा, cos 180 डिग्री का -1, अब माइनस माइनस का जो प्लस हो जाएगा, तो ये होता है आपका मैक्सिमम कार्य। ये रहा 3 केस, स्पेशल केस, θ1 बराबर 90, तो u बराबर p इंटू cos 90, u का मान 0, θ2 बराबर थीटा बराबर 0, तो u बराबर माइनस पी, मिनिमम कार्य होगा, और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो u बराबर p, ये आपका मैक्सिमम कार्य होगा। ये रहा किसी पोटेंशियल एनर्जी को, किसी डाइपोल को समरूप क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजक, u बराबर p इंटू cos θ1 माइनस cos θ2, और ये रहा इसका स्पेशल केस। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा किसी को, हमको उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा, तो इसको छापिए, लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग करते हैं। कितना 22 नेक्स्ट टॉपिक है, ये आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लास्ट टॉपिक है। आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समाप्त हो गया, लास्ट टॉपिक अभी हेडिंग करते हैं, कल से पढ़ाएंगे नया टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट टॉपिक है, लास्ट पार्ट है। टॉपिक का नाम होगा कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। बहुत इंटरेस्टेड है आपके अनुसार, आप बोले थे लेक्चर दे दीजिए, कल पूरा लेक्चर दे देंगे, उससे कल से 1 बाय 1 पूरा लिखाएंगे, समझाएंगे। हमको भी देखिए आपको मोबाइल से पूरा काम चल जाएगा, क्लास में आने की आवश्यकता नहीं है, कोरोना खत्म हो जाएगा तब क्लास में फिर आइएगा, ठीक है। हेडिंग कीजिए, कब खत्म होगा ये भी मालूम नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, हेडिंग करो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल due to many charge, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मेनी चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक है कि बहुत से आवेशों के कारण विद्युत विभव, बहुत से आवेशों का विद्युत विभव का व्यंजक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है।
ये थ्योरम जो है आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कि बहुत से आवेशों का विभव का व्यंजक ज्ञात करें। तो लास्ट टॉपिक है, थोड़ा सा बढ़िया से देखिए, समझाएं। चलिए समझाते बोर्ड को देखिए। मान लेते हैं यह एक बिंदु P है और इसके अगल बगल में बहुत सारे आवेश रखे गए हैं। जिसे एक आवेश रखा गया है, उसका नाम है Q1, जिसकी दूरी क्या है R1। कितना है R1। एक आवेश है Q2, जिसकी दूरी क्या है R2। एक आवेश है Q3, जिसकी दूरी क्या है R3। और ये रहा आपका डैश 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 डैश, ये रहा आपका आवेश Qn। इसका डिस्टेंस क्या है R। कितना आवेश दिखाई दे रहा है इस बिंदु P पर? बहुत सारा, Q1 Q2 Q3 Qn। इनकी दूरी क्या है P से Q1 की R1 R2 R3 और Rn। तो यह बिंदु P पर इन बहुत से आवेशों के कारण, यह अलग अलग जो आवेश रखा गया है, इन अलग अलग आवेशों के कारण आपको बिंदु P पर उत्पन्न विभव का व्यंजक ज्ञात करना है, इन टोटल आवेशों के कारण। माना कि बिंदु P पर माना कि Q1 Q2 Q3 डैश 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 Qn आवेश है, जिसकी दूरी बिंदु P से R1 R2 R3 डैश 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 Rn है। तो आपको इन बहुत से आवेशों का विभव का बिंदु P पर परिणामी विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। बहुत छोटा है, इंटरेस्टेड है, बोर्ड पर देखिए, लिखते हैं। माना कि Q1 Q2 Q3 Qn आवेश है जिनकी दूरी बिंदु P से R1 R2 R3 डैश 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 Rn है। अतः बिंदु P पर परिणामी विभव ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे? अतः माना कि Q1 Q2 Q3 डैश डैश Q आवेश है जिनकी दूरी बिंदु P से R1 R2 R3 डैश से Rn है। अतः बिंदु P पर परिणामी विभव ज्ञात करना है। इसीलिए Q1 के कारण बिंदु P पर विभव क्या जाएगा V1 बराबर Q1 के कारण जो विभव उत्पन्न होगा उसका नाम क्या होगा V1। तो Q1 के कारण बिंदु P पर विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1। इसी प्रकार Q2 के कारण बिंदु P पर विभव V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई क्या जाएगा R2। इसी तरह डैश 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 कर देते हैं इसको। Q1 के कारण बिंदु V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 अपॉन R। यह निकल गया अलग अलग आवेशों के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 बाई R1, V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2 बाई R2, Vn इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 अपॉन R। विभव की परिभाषा होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो यहाँ V1 है तो Q1 बाई R, यहाँ V2 है तो Q2 बाई R2, यहाँ V1 है तो Q1 बाई R1। अब हमको परिणामी विभव का व्यंजक निकालना, सबको जोड़ देंगे तो आपको विभव का व्यंजक ज्ञात हो जाएगा। अब आइए, अतः बिंदु P पर कुल विभव V बराबर क्या जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस डैश 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 क्या जाएगा प्लस Vn हो जाएगा। इसीलिए V बराबर, सब में कुछ कॉमन है, सब में क्या कॉमन है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2 प्लस डैश 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 Q1 बाई R। ये व्यंजक थोड़ा लंबा हो गया, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं ऐसे। इसीलिए V बराबर सिग्मा के रूप में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I का मान 1 से लेकर n तक, और यहां हो जाएगा QI अपॉन RI। ये रहा आपका बहुत से आवेशों के कारण बिंदु P पर कुल विभव का व्यंजक V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2 डैश डैश Q1 बाई Rn, या इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन सिग्मा I का मान 1 से लेकर n तक QI अपॉन RI। ये रहा आपका आंसर, इसका प्रमाण वहां प्रूफ लिख सकते हैं। इसको छापिए, समझिए और याद कीजिए, जहां डाउट हो पूछिए, जहां प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। तो ये रहा आपका थ्योरम। हमको उम्मीद है आपको थ्योरम क्लियर हो गया होगा। आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है आपका फाइनली समाप्त हो गया। अब चाहो तो कोई भी प्रकाशन आपके पास हो, आप किताब उठाकर लाइन टू लाइन मिला सकते हैं। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो छोड़ के पढ़ाए हैं या छूट गया है। प्रत्येक टॉपिक आपकी क्लास में ऑनलाइन के माध्यम से आपके पास पहुंच गया। आप उसको बैठकर देखें, समझे। जहां तक परेशानी होती है कमेंट करके पूछे। उससे भी प्रॉब्लम हो रहा था, आप किताब खोल के देखें, सब किताब में लिखा गया है, इससे मिला सकते हैं। समझ में आएगा तो क्लियर है तो बोलिएगा हाँ क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। नहीं है तो फिर दोबारा पूछ सकते हो, फिर दोबारा पढ़ा सकते हैं। हमको उम्मीद है कि आपको प्रत्येक टॉपिक समझ में आ गया होगा। आज इतना ही, टाइम हो गया है। फिर कल मिलते हैं नए क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक होगा कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट।